नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने जा रहा हूं जो कि सीयूईटी परीक्षा भी हुई थी। सीयूईटी पीजी हिंदी, उसका लेवल क्या रहा है और सारे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं स्मृति पे आधारित हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने जो प्रश्न भेजे थे उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। उसका मैं विस्तृत हल दे रहा हूं जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं आपको आपकी समझ को विकसित करते हुए चलना चाहता हूं और आगे के प्रश्न ना छूटने पाए। किसी भी परीक्षा में यदि आपको कल को आगे भी बैठेंगे तो वहां के प्रश्न न छूटने पाए, इसलिए मैं आपको हल प्रदान कर रहा हूं। और ये जो सीयूईटी की परीक्षा होती है, ये किसी भी विश्वविद्यालय, अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश की परीक्षा होती है और यहीं से हमारी आधारशिला मजबूत होती है। आधारशिला मजबूत होती है। आधारशिला हमारी जो है वो मजबूत होती है और हम बाद में फिर इसी से प्रेरित होकर हमारी तैयारी रहती है अच्छी तरीके से, तो नेट जेआरएफ की परीक्षा और साथ ही साथ आगे चल के पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचते हैं। ये आपकी पहले सीढ़ी है सीयूईटी, जब आप अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तब। मैं भी तैयारी करता था तो सीयूईटी जब हम लोग आए थे तभी उसी वर्ष से लागू होने की बात हुई थी और मैं खुद भी सिलेक्टेड रहा हूं जेएनयू में, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको किस तरीके से विस्तृत सारी चीज़ों को सही जानकारी दूंगा। और हम आगे चलते हैं कि सीयूईटी पीजी हिंदी का जो पेपर है उसकी कट ऑफ पे भी चर्चा करूंगा कि किस तरीके से कट ऑफ जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो मुख्य मुख्य हम लोग आज बात करेंगे वीडियो में, वो देख लीजिए। सीयूईटी पीजी हिंदी का पेपर का जो लेवल रहा है वह विद्यार्थियों के रुझान से जो पता है वह कठिन, मध्यम से कठिन की ओर रहा है। मतलब कुल मिला के 12 से 13 प्रश्न ऐसे थे जो कठिनतम की श्रेणी में आ रहे हैं, जिसको विद्यार्थी जान ही नहीं रहा है, और इसमें नकारात्मक अंक भी होते हैं तो उन सब का भी प्रभाव पड़ेगा। आगे चलते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 75 है और निष्कर्ष क्या है कि पेपर का लेवल जो है वो मध्यम से कठिन है। हम आगे चलते हैं पेपर पर। पेपर पर हम आ गए हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेपर को। एक सेकंड दीजिएगा, तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं। ये आपका पेपर है, इसको मैं जूम कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इसमें पूछा गया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हम लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट थे। इसके संपादक जो है वो बालकृष्ण भट्ट थे। और हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मासिक पत्रिका थी। इसको भी ध्यान में रखिए। मान लीजिए कल को किसी परीक्षा में आप बैठे, नेट की ही परीक्षा में बैठे, तो वहां पे जो है आप इसको सही कर पाए। प्रकाशन और संपादक इसका जो है 1877 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1877 में। और इसके यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। यह पत्रिका प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और यह लगभग 33 वर्षों तक निरंतर चलती रही, जो उस समय के संसाधनों को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण पत्रिका जो है वह सरस्वती पत्रिका आती है, जिसके संदर्भ में हम लोगों को पता ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ये पूछा जाता है कि इन्होंने कब संभाला था काल इसका जो सरस्वती पत्रिका को संपादित करने का कार्य, तो उसको भी आपको पता रहना चाहिए। इनके जो है बालकृष्ण भट्ट का एक महत्वपूर्ण कथन कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। हिंदी का स्टील जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है।
मैं एक एक और भी महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, आपको यदि जरूरत हो तो पेपर का ही आप बढ़ाकर देख लीजिएगा। और एडिशन जो है वो किसको कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। और किसने कहा था? तो वो शुक्ल जी ने कहा था। ये कई बार पूछा गया है इसलिए आपको बता दे रहा हूं। आगे चलते हैं। स्मृति पे आधारित ही सारे प्रश्न हैं, तो इसमें यदि त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो विद्यार्थियों ने प्रश्न बताए हैं उसी के आधार पर मैं आपको हल प्रदान कर रहा हूं। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास ने जो है इसकी चर्चा की है। शुक्ल जी का जो मानना था, शुक्ल जी का मानना था कि जहां एक और कबीर और अन्य निर्गुण पंथी संत अपनी वाणी में लोक धर्म, सामाजिक मर्यादा, वर्ण व्यवस्था और पारिवारिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे और अंतर्मुखी साधना पर बल दे रहे थे, वहीं तुलसीदास ने लोक धर्म की स्थापना की। ये जो CUET PG का पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं, तो ये इसके पेपर का लेवल अच्छा रहता है। तो जो और भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी, चाहे PGT की हो, KBS की हो, नेट की हो, वो इस प्रश्न पत्र को जरूर देखें। नेट वाले तो जरूर देखें क्योंकि इसी से सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। तो इसमें से भी एक आध दो PYQ कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो उसको आप देखिएगा। आगे चलते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के अर्थ क्या है, इसको पूछा था। इसमें जो विकल्प है वो क्या था, इसको आप बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कामकाजी है। इसका सही उत्तर जो है वो कामकाजी है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। वामन के अनुसार काव्य हेतु है। तो वामन के अनुसार उन्होंने जो जो माना, लोक भी माना, दूसरा जो है विद्या को भी माना है, और तीसरा जो है वो प्रकीर्ण को माना है। आगे 4 में इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो अन्य जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं कि वामन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य हेतुओं को बहुत ही सूक्ष्म और व्यवस्थित विवेचन किया है। उन्होंने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, जो कि RPSC की परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आदि अंत जस कथा आहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है ये आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे मिल जाएगी। यहाँ पर उसका घाटा हो गया जो सिर्फ गोविंद पांडे की ही पुस्तक को पढ़ के गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को 2-3 बार आप पढ़िए। ये जो है वहां पे मिल जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के कथन है। और इसमें जो है इस पंक्तियों का अर्थ क्या है कि आदि अंत से तात्पर्य है कि जायसी ने रत्नसेन और रानी पद्मावती की कथा को शुरू से लेकर अंत तक, जन्म से लेकर जौहर तक विस्तार से लिखा है। लोक भाषा का गौरव जायसी ने भाषा शब्द का प्रयोग अवधि के लिए किया है। उस समय संस्कृत को उच्च श्रेणी की भाषा माना जाता था, लेकिन जायसी ने आम जनता की बोली में चौपाई छंद का प्रयोग करके सूफी काव्य को जन जन तक पहुंचाया है। सूफी मसनवी शैली यह पंक्ति दर्शाती है कि जायसी ने भारतीय प्रेमाख्यान को फारसी की मसनवी शैली पर पिरोया है, जहां कथा का एक निश्चित क्रम और उद्देश्य होता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है महत्वपूर्ण वो पद्मावत है, हम लोग जानते हैं। पद्मावत जो रचना है, इसी पद्मावत में जो है नागमती का वियोग वर्णन देखने को मिलता है। नागमती को वियोग वर्णन, जिससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, नेट की परीक्षा हो चाहे जो भी परीक्षा हो। जैसे एक उदाहरण याद आ रहा है कि जेठ जरे जग बाहे लुआरा, जेठ जरे जग बाहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारों ओर झकोरह लागी, चारों ओर झकोरह आगी, लंका दाही पलंका लागी, लंका दाही पलंका लागी। ये जो है नागमती का वियोग वर्णन से संबंधित है, क्योंकि हम लोग जब लिखित परीक्षा देते हैं
चाहे HPSC की हो या और भी जहां लिखित परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, वहां पे इन पंक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी? इनकी अन्य रचना जो है अख रावट है, जिसमें वर्णमाला सिद्धांत को लिया गया है। वर्णमाला के सिद्धांत के एक एक अक्षरों को लेकर प्रतिपादित किया है। आखिरी कलाम इनकी एक रचना है जिससे कई बार प्रश्न पूछा जाता रहा है। आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन देखने को मिलता है। किसका वर्णन? कयामत का वर्णन। इससे भी नेट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं। छायावादी की कौन सी रचना विरह प्रधान काव्य है? ऐसे ही कुछ प्रश्न था, स्मृति पे आधारित है। आंसू जो है, आंसू 1925 में जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें जो है इसके प्रथम संस्करण 1925 में 126 छंद थे, बाद वाले में 190 छंद हो गए। यह विरह काव्य या स्मृति काव्य है। कुछ विद्वान ने इसे शोक गीत भर कहकर पुकारते हैं। इसमें आंसू छंद का प्रयोग जो है वह 14-14 मात्राओं के 2 चरणों वाला मात्रिक छंद है। आंसू कवि के व्यक्तिगत जीवन की वेदना और विरह की अभिव्यक्ति है, जो धीरे धीरे लोक कल्याण और विश्व करुणा में बदल जाती है। यह अतीत की सुखद स्मृतियों और वर्तमान के अकेलेपन से शुरू होती है। आंसू आप लोग पढ़े हैं, इस यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका गायन किया गया है कि झंझा झकोर गर्जन था, बैठती थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने यहाँ घेरा डाला। झंझा झकोर गर्जन था, बहती थी नीरद माला, बहती थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने यहाँ घेरा डाला। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना हो गई। इसी प्रकार से कामायनी 1935 में इनकी एक रचना है। कामायनी जो रचना है उस पे भी कई दर्शनों का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वह अद्वैतवाद या शैवाद्वैतवाद का हो, या फिर आप ले लीजिए इसमें बौद्ध से संबंधित अहिंसा जो होती है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। इसका जो शुरुआती पंक्ति है कि इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लोट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती सी फेरी। और ये जो है आगे है, बाकी बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर ये रचना है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया था कि मोहनदास उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मोहनदास एक प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं, और इनका जो है मोहनदास जो रचना है इसका प्रकाशन 2006 में हुआ है। उदय प्रकाश एक प्रमुख जो है उपन्यास इसके लिखे हैं कि समकालीन हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर। उदय प्रकाश जो है हिंदी में कई कहानियां, चाहे आप देख लीजिएगा तिरिच हो गया, पाल गुमरा का स्कूटर हो गया, इस तरीके की जो रचनाएं हैं उसी में मोहनदास का प्रकाशन वर्ष 2006 में मिलता है। और यह उपन्यास आधुनिक भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार, जातिवाद और व्यवस्था की विसंगतियों पर एक तीखा प्रहार करता है। यह एक ऐसे व्यक्ति मोहनदास की कहानी है जिसकी पहचान और नौकरी पर एक रसूखदार व्यक्ति द्वारा इसकी नौकरी को है वो छीन लिया जाता है। इसे लंबी कहानी और उपन्यास दोनों श्रेणियों में चर्चा मिलती है। इस पर इसी नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका प्रकाशन पूछा गया था, तो वो 2006 हो जाएगा। आगे चलते हैं। रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य का नाम बताइए। तो इसमें जो है कई मत हो सकते हैं अलग अलग। अब प्रश्न किस तरीके से पूछा था उसी के हिसाब से होगा। हालांकि इसका जो उत्तर होना चाहिए, अगर अंतिम प्रसिद्ध आचार्य पूछा है तो वो भिखारी दास होना चाहिए। रीतकाल के समापन में और भी कवि हुए, लेकिन एक शिक्षक या शास्त्रीय आचार्य के रूप में जो प्रतिष्ठा भिखारी दास को मिली वह बेजोड़ है। इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। भिखारी दास ने काव्य के अंगों पर बहुत ही विस्तार से लिखा है, और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्य निर्णय हो गया, दूसरा श्रृंगार निर्णय हो गया। श्रृंगार इसमें गलत लिखा है, टाइपिंग करते समय जो है वो चीजें स्पष्ट हिंदी टाइपिंग में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। रस सारांश हो गया, छंदाड़ो पिंगल हो गया जो छंद्र शास्त्र से संबंधित है। पांचवा इनका शब्द नाम प्रकाश हो गया।
यह एक प्रकार का शब्दकोश है। आगे चलते हैं, निम्न में से भारतीय द्वियुगीन पत्रिका नहीं है, तो उसमें जो है सरस्वती पत्रिका नहीं होगा, बाकी बाल बोधनी जो है सरस्वती वो और कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र में सरस्वती को हटा दीजिए, कवि वचन सुधा भी थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका भी थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है वो मैगजीन नाम से आई पहले, उसको में इसका प्रकाशन जो है 1873 ईस्वी है। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है वो 1868 ईस्वी है। प्रकाशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो पूछी जाती रही है। सरस्वती का हम लोग जानते हैं कि 1900 में इसका पत्रिका की स्थापना हुई, और बाल बोधनी पत्रिका जो है स्त्रियों और उसकी शिक्षा से जिसमें विदेशी वस्त्रों का परिष्कार करने की बात की गई, करने की बात। तो ये सब सारी चीजें हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का वास्तविक स्वर्णयुग 1903 में शुरू हुआ, जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। उन्होंने 1920 तक इसका संपादन किया। एक उनकी रचना याद आ गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उन्होंने कवि कर्म नाम से एक रचना लिखी, कवि कर्म नाम से, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी रचना यदि आप करते हैं तो उसमें व्याकरणिक जो चीजों को ध्यान में रखना है, उसको किस तरीके से रखना है, और एक लेखक या कवि की क्या धर्म या मान्यताएं होती हैं किसी रचना को करते समय, कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है या और भी जो अशुद्धियां हैं उनसे बचना है। तो ये सब सारी चीजें जो है इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट है, हालांकि इसका जो उत्तर होगा अमीर खुसरो होगा। अधिकांश विद्वान और हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल अमीर खुसरो 13वीं-14वीं शताब्दी को हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मानते हैं। इनका जो जन्म हुआ 1255 ईस्वी, कभी कभी क्रम लगाने को पूछ लेता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति खालिक बारी, जो एक फारसी हिंदी शब्दकोश में है, हिंदवी शब्द का बार बार प्रयोग किया है। ये वाला कथन तो आप लोग सुने ही होंगे कि चन मन तूतीये हिंदमर राष्ट्र पुरसी जो मन हिंदवी गो तो नग्ज गोयम, अर्थात मैं हिंद का तोता हूं, अगर तुम मुझसे सच में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे हिंदवी में बात करो ताकि मैं कुछ अद्भुत कह सकूं। अबू सईद का भी ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। अब प्रश्न क्या था उसी हिसाब से स्पष्ट होगा। कुछ भाषाविदों और शोधकर्ताओं के अनुसार अमीर खुसरो से भी पहले अबू सईद नामक जो है लेखक ने 11वीं शताब्दी में हिंदवी शब्द का प्रयोग अपने वृत्तांतों में किया। एक प्रश्न ये था, मितऊ मड़ैया सुनी कर गैल पंक्ति किसने लिखा है? तो इसका उत्तर जो है वो धर्मदास होगा, और ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में मिल जाएगा। यह जो प्रसिद्ध पद लिया गया है जिसमें आत्मा के शरीर को छोड़कर जाने अर्थात मृत्यु का वर्णन एक विदाई के रूप में किया गया है। सूफी और संत काव्य में शरीर को मड़ैया और परमात्मा को मितऊ प्रियतम माना गया है। मितैयो मूड़ी सुनी कर गैल, यहाँ मितऊ शब्द का प्रयोग प्राण या आत्मा के लिए किया गया है। इस तरीके का मैं उदाहरण आपको क्यों बता रहा हूँ विस्तृत, क्योंकि ये सब मितऊ उतऊ ऐसे जो है वो MPPSC हो या किसी अन्य जगह जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे यही सब पूछते हैं। जैसे MPPSC में पूछ लिया गया था कि अष्टयाम के आठों प्रहर के नाम बताइए, तो यही सब सारी बारीकियां हैं। तो कम से कम आप पद दे दें तो उनका अर्थ भी तो पता रहना चाहिए। तो इसका अर्थ प्राण हो गया। मड़ैया या शरीर का प्रतीक है, जैसे कच्ची झोपड़ी नश्वर होती है वैसे ही यह शरीर भी मिट्टी का बना है और एक दिन नष्ट हो जाना है। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से लगभग 2.5-3 घंटे में टाइपिंग करके, हिंदी टाइपिंग करके यह आपको प्रदान कर रहा हूं। तो कम से कम जो है एक इतना करिएगा कि जिसको आवश्यकता है उसको ये प्रश्न पत्र भेज दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। न केवल CUET, ये तो आप आरंभिक आधारशिला पर हैं अभी। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जब तक नहीं बनवा दूंगा तब तक आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। किस तरीके की लिखित परीक्षा देनी रहती है, नेट JRF कैसे उत्तीर्ण करना है, सारी चीज़ों को मैं विस्तृत तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं भी उन्हीं विषम परिस्थितियों में रहा हूं, तो वो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। अनियर दीर्घ दृगन कृति न तरुड़ी समान पंक्ति, ये जो है पूछा गया था, इसका उत्तर सेनापति है। अब ये तो मुझे बिहारी का भी लग रहा है। अब किस तरीके से चीजें थी वो प्रश्न स्पष्ट नहीं है। प्रश्न स्पष्ट हो
आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्रश्न क्या है, तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। तो इसका उत्तर तो बिहारी होना चाहिए। ये सेनापति का कुछ और कथन था। और कवि कह रहा है कि उस सुंदरी के नेत्र बहुत बड़े बड़े और कटीले नुकीले हैं, जिसके समान किसी अन्य तरुणी के नेत्र नहीं है। यहाँ नायिका के नेत्रों की उपमा बाण की अनी, अनी का अर्थ होता है नोक, जो हृदय को देती है। एक स्लोगन पूछा गया था कि चूंकि प्रयोजन मूलक हिंदी में ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं, और यहीं के जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि प्रयोजन मूलक वो उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं। एक पुस्तक बता दे रहा हूं जो अगली बार आएंगे उनके लिए, दंगल झाल्टे की पुस्तक है प्रयोजन मूलक की, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो वहां से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। प्रश्न काफी अच्छे पूछे जाने लगे हैं सीयूईटी में। जब हम लोग दिए थे तो उसकी तो 72 कटाप जेएनयू की गई थी, और काफी मतलब सरल प्रश्न पत्र आया था, पूरा गोविंद पांडे उठा दिया था। अब धीमे धीमे जो है इनका प्रश्न पत्र का लेवल, जो पहले नहीं रहता था कि जेएनयू अलग से एंट्रेंस कराती थी, प्रश्न पत्र का लेवल वो कठिन होता चला जा रहा है, कठिन होता चला जा रहा है। हालांकि ये स्लोगन बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है, इसको आपको पता रहना चाहिए था। पीयूष पांडे का यह स्लोगन उनकी टीम जो है उन्होंने तैयार किया था कि 2 बूंद जिंदगी की, और यह पोलियो अभियान के दौरान चलाया गया था। और ये जो है कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, ये भी पीयूष पांडे जो है उन्होंने विज्ञापन दिया है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक के कितने प्रकार हैं? तो प्रयोजन मूलक के जो भोलानाथ तिवारी ने माना है वह 7 माना है। तिवारी ने प्रयुक्ति और कार्यक्षेत्र के आधार पर इसे 7 वर्गों में बांटा है, जिसमें बोलचाल की हिंदी हो गया। यह भाषा का वह रूप है जिसे हम दैनिक जीवन में परिवार में या मित्रों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें व्याकरणिक शुद्धता से अधिक संप्रेषण पर जोर होता है। दूसरा जो हो गया वो साहित्यिक हिंदी हो गया। तीसरा जो हो गया कार्यालय हिंदी हो गया, जिसमें पत्राचार या टिप्पण प्रारूपण में बातें होती हैं। चौथा जो हो गया व्यावसायिक हिंदी हो गया, व्यापार वाणिज्य शेयर बाजार बैंक और बीमा आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त। पांचवा जो हो गया वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, इसका जो प्रयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है होता है। छठा जो हो गया विधि या कानूनी हिंदी, न्यायालयों कानूनों अधिनियमों वकालत में प्रयोग होने वाली हिंदी। सातवां जो है सामाजिक एवं संचार माध्यमों की हिंदी, जो हम लोग देखते हैं रेडियो टेलीविजन और विज्ञापन की जो भाषाएं होती हैं। स्वप्नपास की मुख्य महिला पात्र किस रोग से ग्रसित है? तो यह जो है स्मृति भ्रम से, सीजेफ्रेनिया जिसे कहते हैं, उससे, उस रोग से वह संबंधित है। और स्वप्नपास की मुख्य महिला जो थी वह मल्लिका है। वह किसी सामान्य शारीरिक बीमारी के बजाय गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति और स्मृति भ्रम, मेमोरी लॉस से ग्रसित दिखाई देती है। तो इसी तरीके के मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास हैं उसको आधार बना के, चाहे शेखर एक जीवनी हो, शेखर एक जीवनी हो, अज्ञेय का 1941 में 2 भागों में है, इन सब में मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को उकेरा गया है, उकेरा गया है। अपने अपने अजनबी हो गया, इस तरीके की जो है वो आप देखिएगा। शब्दार्थों सहित काव्यम काव्य लक्षण है, यह कथन रुद्रट का है। शब्दार्थों सहित काव्यम काव्य लक्षण है, यह पहला कथन दिया गया है। और कथन 2 है कि यह कथन क्या रुद्रट का है, तो कथन 1 इसमें सही हो जाएगा। शब्दार्थों सहित काव्यम जो है वह भामा का है। किसका है? भामा का है, और फेमस है, ये किसी भी वन लाइनर में मिल जाएगा। साहित्य समाज को आगे चलने वाली मसाल के रूप में है और साहित्य परंपरा का अनुसरण करता है। ये दोनों चीजें जो है सही हैं, ये दोनों चीजें जो हैं वो सही हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने जो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। आदर्श भविष्य की जो राह दिखाता हो और परिवर्तन का जो है वह वाहक हो। जब समाज सो रहा होता है या रूढ़ियों में जकड़ा होता है, तब साहित्य चेतना जगाता है। और प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मसाल का काम किया। जैसे हम देखते नहीं हैं मैथिली शरण गुप्त की हम कौन थे क्या होंगे, और
अभी क्या हो गए हैं, आओ मिलकर विचारेंगे समस्याएं सभी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में है, ये जो है साहित्य के से संबंधित बातें की गई हैं। मूर्धन्य भाव यह साहित्य की सृजनात्मक और क्रांतिकारी शक्ति का प्रतीक है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध कथन से मेल खाता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह आवश्यक है कि जनता की चित्रवृत्तियों के साथ साथ जो है वो सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बदलती चलती है। आगे चलते हैं। मिलान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। युग की गंगा उस जनपद का कवि, मेधावी, युगधारा, ये जो है सारे पहले से ही मैंने मिलान कर दिया है, ये सही उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। युग की गंगा केदारनाथ का अग्रवाल का 1941 के करीब में आया था। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन का 1972 ईस्वी में आया था। एक बार इसका प्रकाशन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत दिन हो गया है पढ़े, हो सके मैं भूल गया हूँ। मेधावी शायद, युगधारा तो 1953 में है, और मेधावी का कंफर्म नहीं है, शायद 1984-80 के बाद ही आया था, इसको आप देख लीजिएगा। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को वो धोती चली आ रही है, और यही जो धारा है वह जीवन धारा को हमारे आगे बढ़ाने का काम करती है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पहला जो पूछा गया था आपसे। दूसरा ये पूछा गया था कि यह जो कथन है यह कुटज निबंध में दिया गया है, तो इसमें कथन एक तो सही है, ये हम लोगों को पता है, और ये अशोक के फूल यदि आप लोग पढ़े होंगे 1948 में जो लिखा गया था, तो ये वहीं से ये पंक्ति उठाई गई है, तो यह कुटज में नहीं होगा। कुटज का प्रकाशन वर्ष 1964 है। आगे चलते हैं। रीत काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ, जो उस युग के एकांत प्रशमित वातावरण के अनुकूल है। यह कथन किसका है? यह राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। इनकी एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना, उसी में ये दिया गया है 1984 में। आगे चलते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम पूछा गया है, तो खुसरो, कबीर, जायसी और तुलसी और घनानंद। तो खुसरो का जन्म कब हुआ था? यह 1255 में हुआ था, हम लोगों को पता है। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म जो है वो 1398 में हुआ था, लहर तारा नाम जगह पे। इनका जायस के निकट जो है अमेठी में, यूपी में। आगे चलते हैं। जायसी का जो जन्म, नहीं सॉरी, ये तो जायसी का बता दिया। अमीर खुसरो का जन्म स्थान हमको जो है वो एटा है। जायसी का जो है वो जायस है 1492। तुलसी का जो है तुलसी का 1500, मैं तुलसी का जन्म काल भूल गया हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। घनानंद का 1689 ईस्वी में है। तो इस तरीके से इनका क्रम मैंने उत्तर लगा दिया गया है। ये सब सारी चीजें जो हैं वो आपको मैंने बता दिया है, इसको आप देखिए और अपनी, इसीलिए मैं विस्तृत हल आपका करवा रहा हूं, क्योंकि आपको चीजें गलत ना होने पाए। इनका जो जन्म हुआ था तुलसीदास का, वो 1532 में हुआ था। हाँ, जायसी का कब हुआ था? जायसी का जन्म जो है वो 1492 में हुआ था कि 32 में हुआ था? तुलसी का जन्म 1532, हाँ, जायसी 1492 में ही था, ठीक है। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नांकित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? दूधनाथ सिंह, क्रम से लगा दिया हूं, दूधनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, पंकज बिष्ट, मंजूर एहतेशाम 1948, और अखिलेश का जो जन्म है 1960 में पूछा गया था। अब यही प्रश्न था कि नहीं, जो विद्यार्थियों ने दिया है वही मैं आपको बता रहा हूं। दूधनाथ सिंह जो है वो निराला एक आत्महंता आस्था, आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी, निराला एक आत्महंता आस्था। जो चीजें याद आती जाती रहती हैं, महत्वपूर्ण चीजें, जैसे ये मुझे मेरे साक्षात्कार में ये प्रश्न पूछा गया था
मतलब निराला की संवेदना पूछा गया था, तो उसमें मैंने दूधनाथ सिंह को जिक्र किया था। तो निराला एक आत्महंता आस्था इन्होंने लिखा था और उनके साथ पले बढ़े थे। तो निराला की राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में ये कहते हैं कि निराला की राम की शक्ति पूजा में जो नायक राम के जीवन का जो संघर्ष है, नायक राम के जीवन का जो संघर्ष है, वही वस्तुतः निराला के जीवन का संघर्ष है। कैसे? जहां सरोज स्मृति कविता में कहते हैं कि लक्कर अथनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समन, उसी के अगले चरण में राम की शक्ति पूजा में वह कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए दूधनाथ सिंह ने लिखा है, ये आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी, अच्छी पुस्तक है। विनोद कुमार शुक्ल को अभी हम जान रहे हैं, बहुत ही चर्चित हैं। मृत्यु के पश्चात आदमी चर्चित ही हो जाता है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1999 में, महत्वपूर्ण है। नौकर की कमीज 1979 में, यह उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पर मणिकौल ने फिल्म भी बनाई थी। किसने? मणिकौल ने फिल्म भी बनाई थी। और दीवार में एक खिड़की रहती है जिसमें जो है सोनसी की कथा है, और एक जिसमें ये रहता है कि एक ऐसी खिड़की का हमको अपने अंदर हृदय में निर्माण करना है। हृदय में एक ऐसी खिड़की हमारे अंदर पहले से विद्यमान रहती है, जिसको बस खोलने की जरूरत है और सारी परिस्थितियां जो हैं वह स्वयं सही हो जाएंगी। रुकिए एक सेकंड। इसका थोड़ा सा ये काम नहीं करता है। हाँ, सारी जो है परिस्थितियां वो पहले से ही वो हो जाएंगी। पंकज बिष्ट जो है वो समकालीन हिंदी पत्रकारिता और कथा साहित्य के प्रखर और वैचारिक स्तंभ है। वे समयांतर पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। दीवार में एक खिड़की रहती है कि कथा में ये रहता है कि इनका जो परिवार है वह मध्यम वर्ग से संबंधित तो है, लेकिन उसके बावजूद उनको किसी विशेष प्रकार की चाह नहीं है। वह अपने जीवन में बहुत ही खुशी हैं। जब वह एक ऐसे काल्पनिक जगत में जो है प्रवेश करते हैं जहाँ पे चाय की एक टपरी है, हाथी पर स्कूल जाते हैं, और ये सब सारी चीजें हैं, बहुत ही मनमोहक तरीके से चीजों को इसमें उकेरा गया है। उसी को आधार बना के विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। अभी थोड़ा भूल रहा हूं तो उसके लिए क्षमा है। लेकिन दरवाजा इनका एक है पंकज बिष्ट का। उस चिड़िया का नाम एक फेमस इनका जो है रचना है। सूखा बरगद जो है मंजूर एहतसाम की प्रसिद्ध रचना है, मास्टरपीस। भारत के मुसलमानों के मानस और उनकी पहचान के संकट और सांप्रदायिकता के बहुत गहराई से उकेरा गया है। दास्तान लापता और बसारत मंजिल, इसको भी आप देख लीजिएगा। एक ये जो है उपन्यासकारों और उनकी रचना को उनके हिसाब से मिलाइए। विवर्त क्या है, किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। तितली जो है जयशंकर प्रसाद का है। तितली जो है अपूर्ण है। ईरावती अपूर्ण है, तितली कहाँ पूर्ण है? गलत बता रहा हूँ। गोद जो है वो सिया राम शरण गुप्त का है 1915 में। जैनेन्द्र कुमार का जो है वो शायद 1973 में आया था, देख लीजिएगा। निम्नांकित में कौन सी आलोचनात्मक कृति नामवर सिंह की है? तो छायावाद 1955 में जानते हैं, दूसरी परंपरा की खोज, ये जो है नामवर सिंह की है। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति किस विधा की रचना है? तो भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र प्रसिद्ध विचारक और साहित्यकार निर्मल वर्मा का एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। वही निर्मल वर्मा जिनकी आगे चलेंगे आप नेट में की परीक्षा में। परिंदे कहानी एक फेमस कहानी है। परिंदे कहानी एक फेमस कहानी है। और चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, ये निर्मल वर्मा का है प्रसिद्ध निबंध संग्रह है।
आगे चलते हैं। इस संग्रह में निर्मल वर्मा ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता की तुलना यूरोपीय चिंतन पद्धति से की है। यह केवल साहित्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक दर्शन की पुस्तक है, अस्मिता की खोज है। ये सब सारी चीजें जो हैं, इनके कुछ प्रमुख निबंध संग्रहों को बता दे रहा हूं। चीड़ों पर चांदनी जो है वह 1964 में आया, इम्पॉर्टेंट है। ये तकनीकी समस्या मेरे साथ हो जाती है, इन सब में सुधार होगा। हर बारिश में है एक रचना इनकी, हर बारिश में 1970 में, ये भी इनका निबंध संग्रह है। शब्द और स्मृति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार पूछा गया। शब्द और स्मृति, अज्ञेय से नहीं कंफ्यूज होना। ये 1976 में है। कला का जोखिम 1981 में है। कला का जोखिम 1981 में है। और ढलान से उतरते हुए 1985 में है। ढलान से उतरते हुए 1985 में है। और भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र जो है ये आपका 1991 में है। कब में है? 1991 ईस्वी में। और एक और याद रख लीजिए, शताब्दी के ढलते वर्ष, ये 1995 है में। शताब्दी के ढलते वर्ष, ये सब सारी रचनाओं को याद करिए। कल को आपको नेट की परीक्षा देनी है और भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपको देनी है। मान लीजिए नेट हो जा रहा है, एमए कंप्लीट हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देंगे, तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम लगाने को पूछा गया था। तो भीष्म साहनी के नाटक जो है इनका क्रम सबसे पहले हानुस आ जाएगा 1977 में। यह सबसे प्रसिद्ध और पहला नाटक है। यह चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कथा पर आधारित है जिसमें एक कलाकार के संघर्ष और सत्ता के क्रूर स्वभाव को दिखाया गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है 1977 का। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में। और यह नाटक संत कबीर के जीवन और उनके क्रांतिकारी विचारों पर आधारित है। अकथ कहानी प्रेम की, आपका मान लीजिए जेएनयू में चयन हो जाएगा, तो अकथ कहानी पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक रचना है। अकथ कहानी प्रेम की, कबीर के ऊपर है। कबीर के जीवन को आधार बना के जो पुरानी सारी मान्यताएं थी आलोचकों की, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका खंडन करते हुए डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जो है वो बहुत ही नए तरीके से कबीर का मूल्यांकन किया है। नए तरीके से, इसको आप पढ़ लीजिएगा यदि आपको समय मिले। नए तरीके से, पुरुषोत्तम अग्रवाल। माधवी 1985 में महाभारत की कथा पर है। मुआवजे 1993 में है। अंतिम जो है रंग दे बसंती चोला 1998 में। इसकी कथा भूमि आपको पता रहनी चाहिए। तो ये जलियांवाला हत्याकांड और स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष से मिलान करिए। तो पहले से ही मिलान जो भी ऐसे ही आया रहा होगा। तो धूप रेखा 1938 में, धर्मयुद्ध 1950 में, फांसी 1929 में, अंकुर 1945 में। यदि आपको फांसी और धर्मयुद्ध भी पता होता तब भी आपका काम बन जाता। फांसी 1929 में जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है और उनकी एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। यह कहानी मृत्युदंड और मानवीय संवेदना के द्वंद्व पर आधारित है। इसमें एक अपराधी को फांसी दिए जाने के पूरे एक मानसिक अवस्था और उसके प्रति व्यवस्था के व्यवहार को दिखाया गया है। अंकुर जो है यह भी है, यह एक प्रतीकात्मक कहानी है जो मानव मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं के अंकुरण को दर्शाती है। विशेषता जो है, जैनेन्द्र की अन्य कहानियों में भी इसी तरह के बाह्य घटनाओं से अधिक आंतरिक हलचल पर जोर दिया जाता है। यह कहानी स्त्री पुरुष संबंधों और सामाजिक मर्यादाओं के बीच पनपने वाली सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण करती है। यशपाल की जो कहानियां हैं वह प्रगतिशील यथार्थवाद, जैसे धूप रेखा 1950, यह यशपाल की कहानी संग्रह का नाम भी है और एक प्रतिनिधि कहानी भी है। धर्मयुद्ध जो है चर्चित कहानियों में से एक है 1950 में। इस कहानी का जो है कथा क्या है, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण पर कड़ा प्रहार करती है।
यशपाल एक प्रगतिशील लेखक है। उन्होंने धर्म युद्ध के माध्यम से यह दिखाया है कि असली युद्ध सीमाओं पर नहीं बल्कि समाज के भीतर मौजूदा कुरीतियों और जड़ता के खिलाफ होना चाहिए। इसमें तार्किक और बौद्धिक दृष्टिकोण प्रदान है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगाथा कवियों का क्रम बताइए। तो दलपत विजय जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे, नरपत नाल आ जाएंगे, चंद्रबरदाई आ जाएंगे, भट्ट केदार आ जाएंगे, जगनिक आ जाएंगे। प्रश्न क्या रहा होगा? जो मुझे मिला है उसी अनुसार आपको बता रहा हूं। देखिए अनकछु दिन ते उर्से उठे व्याधि के अंकुरवारे, तो ये भारतेंद्र का है। ये मिलान पहले से कर दिया हूं। रैन जगे तुमत कहो के साथ लहे रति चैन भय अति आरसी, तो ये हनुमान का है। अपपाद को किन वो करो हम नैन नहीं सक मानती है, ये जो है बेनी का है। सज सुहुए दुकूलन झूलन झूलस बालम से मिली भामनिया, तो यह प्रेम घन का जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का उनकी रचना है। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य के नामकरण एवं विभाजन को केवल साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में नामकरण एवं विभाजन को काल क्रमानुसार किया और साहित्यिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर। तो इसमें नामकरण एवं विभाजन केवल शब्द जो आ गया केवल साहित्यिक प्रवृत्ति पर नहीं किया है और भी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? अमीर खुसरो का 1255 ईस्वी में जन्म है, 1398 में जायसी 1492 में, तुलसी 1532, घनानंद वहां मैं गलत बताया था 1689 नहीं होगा 1673 होगा। गोरखनाथ की जो पुस्तक है उनकी तो कई पुस्तकें हैं। प्रश्न क्या था उसको आप देखिएगा। तो गद्य और पद्य दोनों भाषा में इनकी पुस्तकें मिलती हैं। संस्कृत की कई पुस्तकें हैं और इसमें जो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा जो 14 प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं उसको भी मैंने बता दिया है कि पद हो गया, शिष्य दर्शन हो गया, प्राण संकली हो गया, नरवय बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, ज्ञान तिलक हो गया, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, सप्तवार, ये सारे जो है रचनाएं हैं। इसी प्रकार शक्ति, संगम तंत्र, ये सब संस्कृत की रचनाएं हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। जन्म काल के आधार पे बताइए कि रीतकाल के कवियों का अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहारी जो है बहुत गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी सतसई, एक ही रचना इनकी प्रसिद्ध है, उसी से फेमस हो गए बिहारी सतसई। भूषण जो है 1613 में, देव जो है 1673 में, भिखारीदास 1721 में, पद्माकर जो है वो 1753 में है। भूषण हजारा, शिवराज भूषण इनके जो है प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने जो है शिवराज और शिवाजी दोनों की वीरता का वर्णन किया है। बिहारी की हम लोग जानते हैं, उनके संदर्भ में क्या बात करूं। देव 1673 में जो है, भिखारीदास का काव्य निर्णय प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। विभूति नारायण का उपन्यास है। तो प्रेत की आत्मकथा जो है इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। विभूति नारायण जो थे वो पूर्व में पीएस अधिकारी भी रहे हैं, इसलिए इनकी रचनाओं में व्यवस्था का गहरा अनुभव देखने को मिलता है। आत्मकथात्मक शैली फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया है, जहां प्रेत अपनी कहानी सुना रहा है। मुख्य प्रतिपाद्य, यह कोई डरावनी या भूतिया कहानी नहीं है बल्कि एक गहन सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य है। प्रेमचंद की कृति पूछा था तो उसमें सेवा सदन 1918 में, गबन जो है गोदान 1936 में, ये जो है सारी चीजें हैं। निम्नलिखित लेखक का जन्म काल के अनुसार बताना था। तो गोपाल राम गहमरी जो है सबसे पहले आ जाते हैं 1866 में, श्याम बिहारी मिश्रा 1873 में, गुलेरी जी का जन्म 1883 में इम्पॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल इम्पॉर्टेंट 1884 में, और गुलाब राय का जन्म 1887 में हुआ था। इनकी जो 3 कहानियां लिखकर ये प्रसिद्ध हो गए, उसने कहा था 1915 ईस्वी में, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में। तो ये कहानियों को लिखकर ये फेमस हो गए। गोपाल राम गहमरी जानते हैं कि जासूसी उपन्यास लिखते थे। सरकटी लाश हो गया, ये सारी चीजें जो हैं गोपाल राम गहमरी के उपन्यास है। जितेंद्र श्रीवास्तव के कविता संग्रह नहीं है, तो नए इलाके में है। बाकी विकल्प क्या रहा होगा, ये जो जैसे मिला है उसको मैं उत्तर आपको सारे पहले बता दे रहा हूं। अरुण कमल की यह रचना है नए इलाके में।
और इस संग्रह पर अरुण कमल को 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस संग्रह की मुख्य कविता नए इलाके में बहुत प्रसिद्ध है, जो जिसको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में भी स्थान दिया गया। इसके मुख्य बिंदु क्या है? बदलता समय यह कविता तेजी से बदलते शहरी परिवेश और लुप्त तो होती पुरानी पहचानों पर आधारित है। स्मृति बनाम यथार्थ कविता बताता है कि कैसे नए इलाके में इतनी जल्दी बन रहे हैं और उनकी जो पुरानी निशानियां हैं, जैसे पीपल का पेड़ या ढहा हुआ घर खत्म हो जाती हैं और इंसान अपने ही मोहल्ले का रास्ता जो है वो भटक जाता है। फिर रचनाकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? देखिए ये जो है, ये प्रश्न जो है अनुक्रम वाले, यहीं पे विद्यार्थी पीछे हो जाता है। इसके लिए मैं एक चीज जानता हूं कि एक दो रचना तो ऐसी होगी या एक दो लेखक ऐसे होंगे जिनको आपका जो है जन्म पता ही होगा, जैसे भारतेंदु हो गए या श्रीधर पाठक हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, पंत जी हो गए, महादेवी, ये फेमस फेमस जो है इनका जन्म काल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें जो है श्रीधर पाठक 1859 में आ गए, लाला भगवान दीन 1866, ये सब कठिन है। सत्यनारायण कविरत्न 1880, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883। गढ़ कुंठार, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, गढ़ कुंठार जो है वृंदा लाल वर्मा का जो उपन्यास है, यह सामाजिक उपन्यास 1940 में प्रकाशित हुआ। गलत है, यह जो उपन्यास है 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 13वीं 14वीं शताब्दी के बुंदेलखंड के इतिहास पर आधारित है। इसमें खंगार क्षत्रियों और बुंदेलों के संघर्ष की कथा है। गढ़कुंठार बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित गढ़कुंठार के एक ऐतिहासिक किले की घटनाओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है और ऐतिहासिक उपन्यास है। सर वाल्टर स्कॉट वर्मा जी, ऐतिहासिक दृष्टि के कारण इन्हें हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। ये संधि पूछी थी, मधु प्लस आले जो है इसमें यड़ संधि हो जाएगा, भोजन प्लस आले इसमें जो है वो दीर्घ संधि हो जाएगा, परम प्लस औसत में जो है वो वृद्धि संधि हो जाएगा, महा प्लस इंद्र में जो है वह गुण संधि हो जाएगा। सभी सुमेलित कर दिए गए हैं इसमें से। पहले छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें कल्पना है, कल्पनाशीलता है, प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवादिता भी पाई जाती है। जैसे महादेवी वर्मा के हम कथनों को देख लें, रचनाओं को, कि तोड़ दो उस अनजान क्षितिज को मैं भी देख लूं शोर क्या है। अनजान क्षितिज को मैं भी देख लूं शोर क्या है। तो इस तरीके की जो रचनाएं हैं वो रहस्यवाद में आती हैं। कल्पना की भी काफी प्रधानता पाई जाती है, जो जो लगती नौका पार उर्मे अलौकिक सद्विचार, और जो है ये सब सारी चीजें हैं। प्रेम भी पाया जाता है, मधुर मधुर मेरे दीपक लाली युग युग प्रतिक्षण प्रतिफल। तो सारी चीजें जो है वो छायावाद में प्रवृत्तियों में पाया जाता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और इसी तरीके की जो पंक्तियां हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, पड़ने लगती है, और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब वहां पर छायावाद होता है। रामकुमार वर्मा का यह कथन है, पूछा जा चुका है। तो ये छायावाद के संदर्भ में जो आलोचकों ने टिप्पणियां की उस पर बात कर लिया। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कानन कुसुम 1912, झरना 1918, आंसू जो है गलत लिखा है, आंसू 1925 में, लहर जो है 1933 में, राम की शक्ति पूजा एक कालजयी कृति महाकाव्यात्मक औदात्य से परिपूर्ण एक लंबी कविता 312 पंक्तियों की, जो अपने अंदर कई मूल संवेदनाओं को उकेरते हुए चलती है, तो इसको दिया गया है। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम: अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1991 में, 51 में मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और वितर्क 57 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है कूटज 1964 में। पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला किसने शुरू किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बच्चों को सभ्यता एवं शिष्टाचार की शिक्षा देना आवश्यक है, कथन एक है।
कथन 2 है, हाँ बच्चे बड़े होकर अच्छा व्यवहार करेंगे, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों से मिलान करिए, तो जो इसमें रचना का संकट हो जाएगा वह मोहन कृष्ण का हो जाएगा, मोहन कृष्ण बरेड़ा। रचना के सरोकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये भी सही है। सृजनशीलता का संकट नित्यानंद तिवारी। संवाद जो है वो प्रभाकर क्षत्रिय का है, तो ये जो है पहले से मिलान है। कुंतक के अनुसार काव्य प्रयोजन है तो धर्म अर्थ मोक्ष ये तीनों है। प्रयोजनवती लक्षणा को कुल कितने भेद माने गए हैं, तो गौड़ी एवं शुद्ध है, 2 भेद। निम्नांकित में भक्ति काल की रचनाएं नहीं है, तो जो भक्ति काल की रचना नहीं है वह खुमार रासो। किसने लिखा, दलपत विजय। हेमचंद्र का शब्द अनुशासन। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951 और कुटज जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लक्ष्मी लाल नारायण का नाटक है, तो वह मिस्टर अभिमन्यु जो है लक्ष्मी नारायण लाल नारायण का नाटक है। इसमें जो कथानक इसका रहता है कि अभिमन्यु के मिथक को आधुनिक संदर्भ में ढालता है। राजन जो आधुनिक युग का अभिमन्यु है, यहाँ जो है चक्रव्यूह कोई युद्ध का मैदान नहीं बल्कि भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, अनैतिक राजनीति और पारिवारिक दबाव है। संघर्ष राजन एक ईमानदार व्यक्ति है जो इस भ्रष्ट तंत्र में फंस गया है। उसे चारों ओर से स्वार्थी लोग, उसके पिता पत्नी और समाज घेरे हुए हैं, जो इसे अपनी ईमानदारी के कारण छोड़ने पर मजबूर करते हैं। रीति परंपरा के कवि हैं तो वो बिहारी हैं, चिंतामणि हैं, महाराजा जसवंत सिंह है। कलकत्ते पर बजर गिरे किसकी पंक्ति है, तो कलकत्ते पर बजर गिरे जो है वो त्रिलोचन की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्ति है, त्रिलोचन की पंक्ति है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या, इसमें इसको देख लीजिए। कविता का संदर्भ और पृष्ठभूमि क्या रही है। यह कविता 1943 के बंगाल के भीषण अकाल के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। भावार्थ और विश्लेषण जो है, बजर का प्रतीक यहाँ बजर वज्र केवल बिजली गिरने का प्रतीक नहीं है बल्कि उस विनाशकारी अकाल, भूख और साम्राज्यवादी शोषण का प्रतीक है जिसने कोलकाता और पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिया। 1945 में है ये लिखा गया है। दलित आत्मकथाएं पूछा है तो मुर्दहिया जो है 2 भागों में है, हमको पता है। ये किसका है मुर्दहिया। जूठन जो है इसको भी आप देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तिरस्कृत जो है वो सूरजपाल सिंह चौहान, सूरजपाल चौहान। अभी ये इमारस में पूछा गया है, तो तिरस्कृत जो हो गया जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का। मुर्दहिया जो है वो 2 भागों में है। तुलसीराम जो है डॉक्टर तुलसीराम, उन्होंने अपने जीवन को आधार बना के लिखा है। यह दलितों की इसमें त्रासदी जो है वो उभारा है, दलितों की त्रासदी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार रीति ग्रंथ परंपरा की शुरुआत किससे मानी गई, तो चिंतामणि से। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ का कल्पतरु है। किरात नदी में चंद्रमधु का प्रकाशन कब है, 1983 ईस्वी में। उपेंद्र नाथ हस्क के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले जय पराजय हो जाएगा, फिर छठा बेटा हो जाएगा, फिर उड़ान हो जाएगा, फिर लौटता हुआ दिन हो जाएगा। मिलान करने को पूछा था प्रश्न संख्या 62 पर। आर्य समाज की स्थापना 1867 में हुई। रामकृष्ण मिशन की 1897, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, धर्म सभा 1830। सभी का मिलान जो है वो कर दिया गया है। भाषा ही वह लघुत्तम इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। किसी भी ध्वनि या शब्दों के समूह को अलग करके लिखा जाना वर्ण कहलाता है, तो ये गलत है, पहला सही है। मिलान करने को पूछा था। परंपरा जो रचना है वह गे की रचना है। आहूति जो है इलाचंद्र जोशी की है। अंकुर उपेंद्र नाथ अस्क का है, अभी पहले भी दे चुके हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आई थी, कोई कहानी थी, बिसाती थी, बिसाती कहानी। ये 65 प्रश्नों को मैंने बताया है। बाकी जो आपके गद्यांश के प्रश्न है, कुछ प्रश्न अस्पष्ट थे तो उसको मैं नहीं लिया हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं बता दिया हूँ। आप देख लीजिए, बहुत ही मेहनत से 2.5-3 घंटे से मैंने इसको टाइप किया है, तो कम से कम
थोड़ा कष्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा लीजिएगा। और साहित्य हिंदी विद प्रोफेसर, साहित्य की उस चेतना का नाम है जो आपकी दृष्टि को विकसित करता है। आप मेरे नाटक के जितने भी वीडियो हैं उसको सुनिएगा, तो आपकी चेतना जो है वो विकसित होगी। बाकी मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं सीयूईटी। कट ऑफ पर चर्चा कर ले रहा हूँ इसी वीडियो में, और एक वीडियो अलग बनाऊंगा। कट ऑफ, चूंकि पेपर का स्तर जो था वो मध्यम से कठिन था। तो जेएनयू में जो अभी 68 से 71 तक में आप सोच रहे थे कि चयन हो जा रहा है, तो पेपर यदि खराब गया है तो वह सबका खराब गया है। और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं वो आप हमको कमेंट में बताइए, तो इस हिसाब से मैं आपको डाटा लेके एक कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ पर नई चर्चा करूंगा। और जहां तक मेरा अंदाज है जेएनयू के लिए जो है वो 68 से कम तो नहीं ही जाने वाली है, या 65 ले लीजिए। तो बाकी आप कमेंट करके बताइए, तब उसी हिसाब से मैं आपको प्रदान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।